हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम एकेडमी। तो इस वीडियो के अंदर हम एक मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और आपने जो हमने 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, हर एक टॉपिक से लेके आए हैं। अकाउंटेंसी से भी लेके आए हैं, जीके से भी लेके आए हैं, उसके बाद स्टैटिक्स, मैथ वगैरह जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, उसमें से दो दो तीन तीन सवाल हम हर एक सब्जेक्ट्स में से लेके आए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। आखिर पे मैं इन सवालात की एक्सप्लेनेशन भी आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से इसका ये जो वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मेरी एक विनती है, गुजारिश है कि इस चैनल को आप आके विज़िट तो करते हो, वीडियो को तो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हो। तो मुहब्बना गुजारिश है, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द अकाउंटेंसी से है पहला क्वेश्चन। कहते हैं द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज या डिटेक्ट बाय द ट्रायल बैलेंस। यानी कौन सा एरर नीचे दिए हुए चार ऑप्शनों में से कौन सा एरर जो डिस्क्लोज नहीं होता है, मतलब ओपन नहीं होता है जब हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस में वो एरर दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ए वाला पार्ट रॉन्ग, कॉस्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग एन अमाउंट टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, या डबल पोस्टिंग ऑफ एन एंट्री इन द लेजर अकाउंट। तो इसमें से सही ऑप्शन जो है इसका है, कौन सा है? हाँ, आप भी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका भी है बी पार्ट। बी पार्ट इसका सही आंसर है। एरर जो है वो कंप्लीट ओमिशन अगर होगा अपने ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री में जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो किसी भी एरर जो गलती से आपको वो एरर जो है वो लिखना भूल गया है, ठीक है, ना उसका डेबिट आएगा ना उसका क्रेडिट आएगा। जब ना डेबिट और ना ही क्रेडिट तो वो ओमिट हो जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएगा और वो ट्रायल बैलेंस में पकड़ा नहीं जाएगा वो एरर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं अंडर विच अकाउंटिंग कंसेप्ट it is assumed that the business enterprises will continue its operation indefinitely into the foreseeable future foreseeable future। तो ए पार्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो अकाउंटिंग एज्यूम करता है कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो कंटिन्यू करेगा अपने ऑपरेशंस को इंडेफिनेटली टू ए फोर्सेबल फ्यूचर के अंदर अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यू करेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से ही पता चलता है कि ये इस तरीके का कंसेप्ट हो सकता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन ये बता रहा है, एन एसेट इज परचेज्ड फॉर RS 1,20,000 with an estimate scrap value of 20,000. If the useful life of the assets is 5 years, what will the annual depreciation charge under the स्ट्रेट लाइन मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड में उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? ठीक है, आपने बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, 20,000 उसका डेप्रिसिएशन होगा। स्क्रैप देखो यहीं पे स्क्रैप लिखा है 20,000 का, डेप्रिसिएशन भी इसका कितना होगा? 20,000। इसकी एक्सप्लेनेशन हम नीचे पढ़ेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। अगला क्वेश्चन ये है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रिपेयर्ड इंश्योरेंस अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, या बैंक अकाउंट। तो इसका सही ऑप्शन है 4 का सही ऑप्शन है 3, सी वाला पार्ट। ठीक है, तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल है, किसी नाम पे नहीं है बल्कि रेंट एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन कहते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द ओल्ड पार्टनर शेयर द अकोमोडेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो। किस रेशो में अकोमोडेटेड जो प्रॉफिट उसके पास होता है वो किस तरीके से शेयर करता है? फिर ओल्ड, इसका है सी वाला पार्ट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑप्शन है सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने ओल्ड तरीके से प्रॉफिट शेयर करने का रेशो रखा तो उस तरीके से ये रेशो यहाँ पे निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब जीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 6 क्वेश्चन जो है इसके अकाउंटेंसी के थे, 6 अब जीके के आपको मिलेंगे। कहते हैं विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेंट्रल लॉ टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो कौन सा सेक्शन होगा जो सेंट्रल लॉज को अप्लाई कराता है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को, लेकिन रिऑर्गनाइजेशन एक्ट के अंदर? तो वह सेक्शन
95 है, 96 है, 103 है या 57 है। तो इसका सही आंसर है बी वाला पार्ट, सेक्शन 96। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीके से। ये भी द फेमस क्रीवा फॉर्मेशन हाईली suitable for saffron या ज़ाफ़रान second cultivation are found in which physiological region of the Jammu and Kashmir? The outer Himalaya, the Kashmir Valley, Jhelum Valley floor, the Ladakh Plateau या रिवर तवी प्लेन। तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला पार्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये कश्मीर के ऊपर। क्वेश्चन तो थोड़ा टफ था लेकिन ऑप्शन में से बहुत इजी निकल के आ गया ये, ठीक है, कश्मीर वैली के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं विच लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द सुप्रीम जेम ऑफ द कश्मीर लेक आर द लेक ऑफ फ्लावर्स? वुलर लेक, डल लेक, मानसबल लेक या अंचर लेक? अंचार भी पढ़ते हैं, अंचार लेक। तो इसका सही ऑप्शन है बी डल लेक। डल लेक इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जीके का कि हु इज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो गुलाब सिंह था, रणबीर सिंह था, हरी सिंह था या प्रताप सिंह था? तो महाराजा हरी सिंह इसका सी वाला पार्ट सही आंसर है। महाराजा हरी सिंह, बहुत इजी क्वेश्चन है महाराजा हरी सिंह। अगला क्वेश्चन, अब इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। कहते फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द मैनेजर वाज हाईली प्लीज्ड एट डैश द डेडिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द अकाउंट टीम्स एट विद बाय और ओवर। इसका सही ऑप्शन बताना है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह से। तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला पार्ट, विद द मैनेजर विद हाईली प्लीज विद द डेडिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द अकाउंट। तो इसका बी वाला पार्ट सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से ये भी है। यहाँ पे चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट द गिवन active sentence with the passive voice. The author was verified the financial statement. Has verified the financial statement. इसका ए वाला पार्ट है, the financial statement has been verified by the author, the auditor. The financial statement have been verified by the auditor. The financial statement were verified by the auditor. The financial statement are verified by the auditor. तो इस 11 का है बी वाला पार्ट आंसर, ठीक है, बी वाला। हैव बीन आएगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन, हैड नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे हैज़ लिखा है, तो हैव बीन वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। तो ये बी वाला पार्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स प्रूडेंट एज यूज इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंटेक्स्ट। रेकलेस, कॉशन, एक्स्ट्रावेजेंट या इनडिफरेंट? तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला कॉशन। क्वाइटस भी पढ़ सकते हो, क्वाइटस। प्रूडेंट होता है क्वाइटस। इसके नीचे भी हम दूसरे एक्सप्लेनेशन इसके पढ़ेंगे आखिर पर। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ द मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज 18 एंड इट्स मीडियम इज 21। व्हाट इज द एम्पेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स मूड? तो यहाँ पे बताया है कि अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 18 है और मीडियम जो 21 है, उसका एम्पेरिकल वैल्यू क्या होगी, मूड की एम्पेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो एम्पेरिकल वैल्यू 27 होगी। ए वाला पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैथ में, टू बी आस्क्ड कॉइन अ टॉस साइमल्टेनियसली, तो कि स्टैटिक्स में से ये इसका मैथमेटिक्स में से सिमिलरली विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। टू अनबियास्ड कॉइन, दो अनबियास्ड कॉइन, क्योंकि 4 अब 2 टेल 2 हेड्स आएंगी, तो क्या ऑप्शन होगा उसके लिए कि वहाँ पे साइमल्टेनियसली जो है प्रोबेबिलिटी है कि 1 हेड आने की, 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका ऑप्शन है सी 34 की प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ हेड आ सकता है। टू अनबियास्ड कॉइन है, टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टैटिक्स में से है ये। यहाँ पे है लैप्सियर्स इंडेक्स नंबर uses which are the following as weight? current year quantities, based year quantities, average of base and current year quantities या base year prices? आपने सही ऑप्शन बताना है। तो सही ऑप्शन इसका है बी, बेस ईयर क्वांटिटीज। अगला क्वेश्चन, which of the following equation correctly represent the relationship between gross national product at market price and net national product at market price? सही ऑप्शन बताना है आपने।
16 का सही क्या है? 16 का है बी वाला पार्ट सही आंसर, ये वाला। ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन का सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू द डिमांड करू ऑफ ए नॉर्मल गुड्स व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। यानी कि अगर किसी की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स जो होती हैं उसमें क्या फ़र्क आता है? इट शिफ्ट टू द लेफ्ट, इट शिफ्ट टू द राइट, देयर इज एन अपवर्ड मोमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो, देयर इज अ डाउनवर्ड मोमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड करो। जो कॉमन गुड्स हैं उसके साथ क्या होता है? तो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट, यानी कॉमन गुड्स आमतौर पर आम इस्तेमाल जो की जाती हैं चीज़ें तो वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट। जो डिमांड करो है वो शिफ्ट हो जाए टुवर्ड्स राइट। बी वाला पार्ट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इकोनॉमिक में से, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया lends money to commercial banks for short-term requirement against approved securities is known as reverse repo rate, bank rate, repo rate या cash reserve ratio। इसका है सी वाला पार्ट रेपो रेट, रेपो रेट जो इसका करेक्ट आंसर है। रेपो रेट के जरिए से जो आरबीआई है वो दूसरे कमर्शियल बैंक्स को क्या देता है? लोन देते हैं, वो लैंड करता है मनी, उनको उधार पे मनी देता है। उसके मुकाबले में उसके अगेंस्ट क्या करता है? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ को क्या करता है? उसको रिक्वायरमेंट होती है उनकी, ठीक है। लास्ट वाले दो क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इनकी। जो द फॉलोइंग, देखो कंप्यूटर में से क्वेश्चन लिया हुआ है, द फॉलोइंग नेटवर्क टेपोलॉजीज रिक्वायर्ड सेंट्रल कंट्रोलर और हब टू कनेक्ट ऑल नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। वो रिंगिंग टेक्नोलॉजी है, बस टेक्नोलॉजी है, स्टार टेक्नोलॉजी है या मैश टेक्नोलॉजी? तो आमतौर पर इसका ऑप्शन क्या है? इसका है सी वाला ऑप्शन, स्टार टोपोलॉजी टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू absolute reference a cell at the dollar sign या dollar to both row and column। डॉलर साइन को ऐड करने के लिए या बोथ को या सिर्फ रो को या कॉलम को, ठीक है। ए F2, F4, F7 या F11? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? F4, बी वाला पार्ट इसका सही ऑप्शन है। अब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन की। यहाँ पे है पहला जो पार्ट है, तो यहाँ पे कहा जाता है जो ओमिशन कंसेप्ट हमने लिया था किसके लिए? उसके लिए कि ट्रायल बैलेंस में कौन सा एरर डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है, या ओपनड नहीं होता है, अनओपनड रहता है, ठीक है। द कंप्लीट ओमिशन ऑफ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल सब्सिडरी बुक्स मींस नो डेबिट नो क्रेडिट एंट्री वाज मेड सिंस बोथ साइड्स ऑफ द मिसिंग आर इक्वल अमाउंट्स द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल एग्री। यानी ट्रायल बैलेंस के बावजूद एग्री रहेगा अगर ये मिस हो गया है। हेंस द एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ कास्टिंग वन sided posting and double posting on one side disrupt the equality of debits and credits are easily detected। वो डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन अगर हुआ होगा तो वो डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। बी वाला पार्ट है यहाँ पे इसका आंसर। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता है जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, बिजनेस विल कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। दिस assumption justify the practice of valuing assets on historical cost rather than नॉन करंट कैटेगरीज, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है। उसके बाद जो थर्ड वाला ऑप्शन था इसका बी था, अनदर स्ट्रेट लाइन मेथड द फार्मूला एनुअल डेप्रिसिएशन इज। एनुअल डेप्रिसिएशन का जो फार्मूला है वो इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू। तो इसको सब्स्टिट्यूट जब हम इसकी वैल्यू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ये इस तरीके से यहाँ पे आता है। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं हमारे पास जवाब ये बच जाता है। एनुअल डेप्रिसिएशन जो है वो 20,000 की यहाँ पे आ जाती है। तो सी वाला चौथे का सी वाला, नॉमिनल अकाउंट और अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंस लॉसेज इनकम एंड गेन। यानी देखो रेंट एक्सपेंस है तो इनकम है, एक्सपेंस है, गेन है, लॉस है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए कौन होता है? नॉमिनल अकाउंट जो है वो होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड पीरियडिक प्रीपेयर्ड इंश्योरेंस आर रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स आर रियल अकाउंट, और बैंक अकाउंट जो रियल अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट डिपेंडिंग ऑन द क्लासिफिकेशन बट डेफिनेटली नॉट नॉमिनल। वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन पे, लेकिन वो नॉमिनल अकाउंट्स नहीं होते हैं, डेफिनेटली जो नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं accumulated profit reserve and losses exist in the balance sheet before addition belong entirely to the old partner, therefore they are distributed among the old partner
ऑन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जिसका ऑप्शन था उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। आप भी पास करके वीडियो को अगर और मज़ीद इसको लिखना भी चाहेंगे तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजर्वेशन एक्ट में से जो क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 96 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2019 डील विद द पावर टू अडॉप्ट लॉ फैसिलिटेटिंग द एप्लीकेशंस एंड अडॉप्टिंग द सेंट्रल लॉ ऑफ द यूटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी ऑफ द सेंट्रल लॉ वो एप्लीकेबल हो सकते हैं सेक्शन 96 के द्वारा, ठीक है, तो वो अप्लाई किए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन जो था, कहते हैं क्रेवाज आर लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट, वेस्टर्न लैग डिपॉजिट, लैक्स्ट्राइन लैग डिपॉजिट फाउंड इन द वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर में ही पाए जाते हैं। इजी क्वेश्चन, यहाँ पे सेफ्रॉन, आलमंड, वालनट वगैरह ये पाए जाते हैं। उसके बाद डाल लैग जो है फेमस नोन एज जिविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, द सुप्रीम जेम ऑफ ऑल द कश्मीरी लैग्स कहा जाता है, लैग का फ्लावर्स भी कहा जाता है इसको, डाल लैग को। तो ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, तो महाराजा हरि सिंह जो है वो लास्ट जो है वो प्रिंसेस स्टेट के क्या रहते हैं, मोनार्क, रूलिंग मोनार्क रहते हैं, मतलब उसके बाद वो रूल करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये कब तक रूल करते हैं, ये असाइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, वो साइन करते हैं एसेशन का, कब, किसके साथ, नेहरू के साथ, और कब, अक्टूबर 26 1947 के अंदर, मर्जिंग द स्टेट विद द डोमिनियन ऑफ इंडिया। और ये स्टेट को मर्ज किया जाता है किसके साथ, इंडियन डोमिनियन के साथ, क्योंकि 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अक्टूबर 1947 को ही ये डोमिनियन बन जाता है किसका, इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे, द एडजेक्टिव प्लीज्ड टेक्स द प्रपोजिशन विद, यानी एडजेक्टिव जो प्लीज है हमेशा तौर पर प्रपोजिशन क्या लेता है, विद, व्हेन रेफरेंस टू द पर्सन सेटिस्फाइंग विद समवन एक्शन बिहेवियर आर वर्क, यानी कोई जब पर्सन जो है एक्शन लेता है, बिहेवियर करता है या वह कोई काम करता है, दस प्लीज विद डेडिकेशन इज करेक्ट। और प्लीज विद द डेडिकेशन, विद द डेडिकेशन, तो विद वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। अगला यहाँ पे देख लेते हैं हम, द एक्टिव सेंटेंस ऑफ द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ वेरीफाइड। देखो द पैसिव स्ट्रक्चर फॉर दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन, तो ये अब वहाँ पे पूरा एक रूल दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए प्लूरल वी यूज़ हैव बीन, और वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्लूरल है इसलिए हम हैव बीन का इस्तेमाल, अगर सिंगुलर होता तो हैज़ बीन का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो हैव बीन का हमने इस्तेमाल किया। और हैज़ जो है वो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने लेके जाना है जब हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इस तरीके से तभी यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने। अगला यहाँ पे देखो, प्रूडेंस जो है वो कंसेप्ट इसका कन्वर्टिज्म dedicates that we should be cautious, not anticipating profit, but providing for all possible losses. The prudent means being cautious or careful या cautious रहना, ठीक है, इसके लिए यही था। Explain and the Carl Pearson empirical relationship between mean, medium and mood, और empirical Carl Pearson जो है empirical relationship जो है बताता है mean, medium और mood का, तो इस तरीके से हमने ये निकाला भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे मूड निकालने के लिए यह 3 मीडियम -2 मीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मूड निकाला, अगर मीडियम और मीन दिया है तो 3 मीडियम -2 मीन, इस तरीके से हमने ये फार्मूला निकाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 आपके पास मीन दिया है और 21 मीडियम दिया है, तो 21 जब इसके साथ लिखेंगे और 18 इसके साथ लिखेंगे, ये क्या बनेगा, इससे तो होता है 63 और 18 दोनों होता है 36, और जब आपके पास 27 ऑप्शन था वहाँ पे और निकल गया यहाँ पे आपका जवाब। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट, टू मीडियम और टू मीन, और मूड वहाँ से निकल जाता है। और मूड अगर निकालना हो तो इसको उधर इधर कीजिए तो आपको पता चलेगा इसका। मीडियम या मीन अगर निकालना है तो मूड आपके पास दिया हुआ होना चाहिए, तो वो उस तरीके से आप वो निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे आप When two coins are tossed, the sample space is, अब जब दो कॉइन टॉस की जाती है तो सैम्पल स्पेस हमारे पास ये बनेगा HH HT TH और TT। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो आपके पास 4 है। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग वन एटलीस्ट वन हेड, यानी ई देखते हैं कि एटलीस्ट एक हेड आता है। द फेवरेबल आउटकम्स आर, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हैं 3। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 3। द probability is, probability PS into NS, और PS NE क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और S क्या था, पॉसिबल आउटकम्स। तो ये इस तरीके से निकलता है 3/4 आपके पास जवाब
आ जाता है 3/4, ठीक है 3/4 है, 34 नहीं है बल्कि 3/4, तो वहाँ ऊपर गलत हो गया था मुझसे, ये 3/4 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी नहीं लिखा है तो 3/4 है, लेकिन ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लेस्प्रेस इंडेक्स जो है नंबर इज द वेट एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स दैट यूजेस बेस ईयर क्वांटिटीज, बेस ईयर क्वांटिटीज क्या नॉट एज वेट इट्स फार्मलाइज। देखो ये आपके पास फार्मूला आपके पास निकल के आता है। लेस्प्रे एल जो है वो एप्सिलॉन, पी आई क्या नॉट एप्सिलॉन, या टोटल सबमिशन भी कहते हैं इसको, एप्सिलॉन सबमिशन कहते हैं इसका, टोटल जो है इसका प्लस किया हुआ क्या नॉट पी नॉट क्या नॉट इंटू 100, इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। फार्मूला देख के आप कर सकते हैं आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन है देखें नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है इज ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम आल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी देयरफॉर जो है वो नेशनल नेट प्रोडक्ट जो है वो मार्केट प्राइस पे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, इस तरीके से आप ये बता सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, कहते हैं इसका बी था फॉर द नॉर्मल गुड्स इनकम एंड डिमांड हैव ए पैसिव रिलेशनशिप व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस देयर परचेजिंग पावर इंक्रीजेस लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डिमांड दस काज द एंटायर डिमांड करो शिफ्ट टू राइट, ठीक है। इस तरीके से ये राइट की तरफ शिफ्ट होती है। दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, नॉर्मल गुड्स के अंदर इनकम जो है एंड डिमांड है पॉजिटिव रिलेशन, मतलब इनकम बढ़ेगी तो इन डिमांड्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो डिमांड बढ़ना शुरू हुए तो लेफ्ट वर्ड्स शिफ्ट वर्ड द राइट हो ही जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर इंक्रीज देयर परचेजिंग पावर, उनकी परचेजिंग पावर रिलेट टू द इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, दस द एंटायर डिमांड करो शिफ्ट टू राइट, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे देख सकते हैं सी वाला पार्ट, इसका सही आंसर द रेट एट विच द आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर ए शॉर्ट टर्म लोन अगेंस्ट कोलेटरल, collateral means securities is called as repo rate, इसको repo rate repurchasing rate, the bank rate is for long term loan without collateral, और long term loan के लिए collateral के अलावा ही repo rate इस्तेमाल होता है। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कहते हैं स्टार टोपोलॉजी में ऑल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइस आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट किया, स्विच आर कंट्रोल ऑल डाटा ट्रांसमिशन गोज थ्रू द सेंट्रल डिवाइस, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इन MS एक्सेल जो है प्रेसिंग द F4 की वाइल एडिटिंग ए सेल फार्मूला टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंसेस, एग्जांपल जो है जैसे चेंजिंग है AI 2/A/1 वगैरह चेंज किया जाता है, तो इस तरीके से ये F4 इस्तेमाल की जाती है। तो ये थे आज के तमाम सवालात। इस तरीके से हम इसी चैनल पे आपको ऐसे जैसे सवालात आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। इसके लिए आपने करना कुछ भी नहीं है, अगर आप चैनल पे अभी विजिट किए हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और आपने एक मज़ीद काम करना है, बेल के आइकन को भी प्रेस करना है जिसके साथ जो भी वीडियो मैं आपके इस वीडियो चैनल पे चढ़ाऊंगा वो नोटिफिकेशन के ज़रिए से आप तक आसानी के साथ पहुँच जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपके सवाल जो मेरे सवाल थे इस तरह के, बहुत मेहनत की है मैंने इनके ऊपर, इनको लिखा एडिट किया है मैंने, तो आप बता सकते हैं कि सवाल कैसे थे, इससे हमने आगे कहाँ तक जाना है, टफ लेवल तक जाएंगे या इस तरीके से ही रखेंगे या यही ठीक है, या और मज़ीद क्वेश्चन लेके आएंगे एडवांस टाइप के क्वेश्चंस, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखनी है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू, खुदा हाफिज़।